नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट डॉक्टर गोगा उर्फ गोविंद राय गर्ग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी पैरासिटिक ड्रग्स, जिसमें सबसे मेन होगा मलेरिया। इसके अलावा कई और पैरासाइट्स भी पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले मलेरिया स्टार्ट करेंगे, उसका लाइफ साइकिल, कैसे मलेरिया प्रोग्रेस होता है, उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती हैं, और फाइनली ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है। फिर बाकी प्रोटोजोआ कवर करेंगे, जिसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका, लिशमैनिया डोनोवनी और ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई होगा, और लास्ट में हेलमिंथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मलेरिया से स्टार्ट करते हैं। मलेरिया किससे होता है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है मलेरिया का? सबको पता है कौन है? प्लाज्मोडियम। हमें पता है प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। अब प्लाज्मोडियम के कितने स्पीसीज हैं जो मलेरिया करते हैं? 4 सबको पता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, ओवेल एंड मलेरियाई। ये सबको पता है। अब रिसेंटली एक 5वां भी पाया गया है, उसका नाम है नॉयल्सी। बिल्कुल याद नहीं करना आपको, सिर्फ अपनी नॉलेज दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, आपको याद दो ही करने, एक वाइवेक्स और एक फेल्सीपेरम, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन आता है। अब क्या है, मलेरिया कैसे होता है ये समझते हैं। कि ये हमारा ब्लड है, ये लिवर है। मलेरिया जो होता है वो किससे ट्रांसमिट होता है? मॉस्किटो से होता है। कौन से मॉस्किटो से? एनाफिलिस मॉस्किटो से। अब कौन सा एनाफिलिस, मेल एनाफिलिस या फीमेल एनाफिलिस? इसलिए फीमेल एनाफिलिस। कोई भी बात फैलानी हो तो फीमेल्स को बताते हैं ना, तो यहां भी वही बात है। मलेरिया फैलाना है तो फीमेल्स को बता दो। तो फीमेल एनाफिलिस है, ये एक फीमेल एनाफिलिस है, ये मॉस्किटो है। इसके पास मलेरियल पैरासाइट है। कौन सी स्टेज होती है इसके पास? इसके पास होती है स्पोरोजोइट। तो जब ये बाइट करता है, ये मॉस्किटो ने बाइट किया ह्यूमंस को, तो इसने पैरासाइट को ब्लड में भेज दिया। तो क्या ब्लड में भेजा? स्पोरोजोइट। ये क्वेश्चन आता है कि मलेरियल पैरासाइट की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, मतलब ब्लड में कौन सा आता है, ह्यूमन में कौन सा एंटर करता है, वो है स्पोरोजोइट। अब जैसे ही ब्लड में आया, ब्लड में रुका नहीं, 10 मिनट के अंदर ये लिवर में पहुंच गया। अब लिवर में जाके ये 2 काम कर सकता है, या तो लिवर में बिस्तर लगाया, सो गया अपना, सो गया लिवर में। इस सोने वाले पैरासाइट को कहते हैं हम हिप्नोजोइट। जैसे हम हिप्नोसिस स्लीप पढ़ते हैं ना, हिप्नोसिस कहते हैं स्लीप को, तो हिप्नोजोइट सोने वाला पैरासाइट। ये डॉर्मेंट होता है, ये काम नहीं करता, बट ज्यादा कॉमनली ये काम करता है। मतलब ये लिवर में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, लिवर सेल्स के अंदर। लिवर में थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई किया, फिर इसको लगता है कि यार एक ही जगह पे क्या रहेंगे, थोड़ा दुनिया घूम के आते हैं। तो ये पैरासाइट घूमने निकल आया ब्लड में। बट अब जब ये ब्लड में आएगा तो ये आरबीसी के अंदर चला जाएगा। मेंबर पहले आरबीसी के अंदर नहीं गया था, अब ये आरबीसी के अंदर चला गया। अब आरबीसी के अंदर अपने अपना काम जारी रखा, मतलब मल्टीप्लीकेशन। ये आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई करता रहा। अब बेचारे आरबीसी का साइज कितना है? 7 माइक्रोन का, 8 माइक्रोन का। अब जब ये पैरासाइट मल्टीप्लाई होके बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ये बेचारा परेशान हो गया, मैं कहां रखूं इतना सारा। तो इसमें क्या हुआ, ये टूट गया, रप्चर हो गया। ये जब रप्चर होता है आरबीसी, इस समय सिम्टम्स आते हैं। जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं, फीवर, चिल्स, राइगर्स, दे अक्कर एट द टाइम ऑफ रप्चर ऑफ आरबीसी। तो पायरोजेंस रिलीज हुए, उसने सिम्टम्स किए, और साथ के साथ जब ये रप्चर हो गया तो पैरासाइट भी तो बाहर निकल आया। अब ये जो पैरासाइट लिबरेट हो गया, अब इसके आगे 2 फेट हो सकते हैं, 2 किस्मत हैं इसकी। या तो ये दूसरे आरबीसी में घुस गया, ये दूसरा आरबीसी था, या तो दूसरे आरबीसी में घुस गया और यही साइकिल स्टार्ट कर दी। अब कुछ कुछ पैरासाइट इनमें से गैमीट बना देते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स, गैमीट्स बना देते हैं। बट जो गैमीट है, इनको आपस में मिलने के लिए एकांत जगह चाहिए, बिल्कुल शांति वाली, यहां कोई आता जाता ना हो। और ये जगह इनको ब्लड में सेफ नहीं लगती। इनको लगता है ब्लड में तो इतने लोग घूम रहे हैं, तो ये ब्लड में आपस में नहीं मिल सकते। रिमेंबर, मलेरियल पैरासाइट में या मलेरिया में जो ह्यूमंस हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट हैं। डेफिनेटिव होस्ट वो होता है जहां पे सेक्सुअल साइकिल हो, इंटरमीडिएट वो होता है जहां पे ए सेक्सुअल साइकिल हो। तो मलेरिया की फालतू की सब बकवास जो है वो ह्यूमन में होती है, इंटरमीडिएट होस्ट हैं। बट जो मेन काम है ना इसका, मल्टीप्लीकेशन का, जाइगोट बनाने का, वो होगा एनाफिलीज में। तो अगर फीमेल एनाफिलीज ने बाइट कर लिया तो ये उठा के ले जाएगी। फीमेल एनाफिलीज ने फिर से बाइट किया, किसी और एनाफिलीज ने बाइट कर लिया होगा, तो वो इन गैमीट्स को उठा के ले जाती है, और ये गैमीट आपस में मिलके जाइगोट बना देते हैं और फिर से मल्टीप्लाई करके स्पोरोजोइट बन जाएंगे। अगर फीमेल एनाफिलीज ने बाइट नहीं किया तो ये बेकार है।
ये गैमीट इस आदमी का कोई नुकसान नहीं कर सकते, बट ये गैमीट ट्रांसमिशन करने के काम आते। दोबारा पढ़ते हैं, क्या पढ़ा? फीमेल एनाफिलिस ने बाइट किया, स्पोरोजोइट ब्लड में भेजे, क्विकली लिवर में चला गया, वहां जाके या तो सो गया या मल्टीप्लाई किया। अगर मल्टीप्लाई किया तो आरबीसी में आ गया, आरबीसी में आने के बाद आरबीसी को रप्चर कर दिया, सिम्टम्स कर दिए, उसके बाद या तो दूसरे आरबीसी में चला गया या गैमिट बना दिए, गैमिट्स को एनाफिलिस उठा के ले गए। अब क्वेश्चन ये है कि इसका क्या, जो सो रहा है, व्हाट अबाउट दी स्लीपिंग पैरासाइट हिप्नोजोइट्स का क्या होगा? सो ही तो रहा है, मर थोड़ी गया, जग जाएगा। मे बी 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, जब भी जगेगा तो मल्टीप्लाई करेगा। हिप्नोजोइट जब भी एक्टिवेट होगा मल्टीप्लाई करेगा, आरबीसी में आएगा, सिम्टम्स करेगा। अब क्या हुआ, एक आदमी को मलेरिया हुआ और वो इतना डर गया, वो कहता कि आगे कभी मलेरिया नहीं होने दूंगा। तो उसने क्या किया, ओडोमॉस लगाना शुरू कर दिया, मॉस्किटो नेट लगाना शुरू कर दिए, इतनी प्रिकॉशंस ली कि मच्छर तो क्या आदमी भी पास ना आए। अब इतनी प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी 15 दिनों बाद उसको फिर मलेरिया हो गया। अब ये कैसे हो गया? क्योंकि ये सोता हुआ पैरासाइट जग गया। तो ये जो सोता हुआ पैरासाइट जगा है, ये क्या करता है, रिलैप्स करता है। तो रिलैप्स किस कारण होता है? ये हिप्नोजोइट्स के कारण होता है। अब यही चीज एक होती है जिसको रिक्रूडेसेंस कहते हैं, ये हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। रिक्रूडेसेंस क्या होता है? रिक्रूडेसेंस में भी फीवर ठीक होकर दोबारा हो जाता है, ठीक है। रिलैप्स में भी यही होता है, हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है। तो ये सारा मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फेल्सीपेरम दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन सा पैरासाइट है? फेल्सीपेरम में सबको पता है, क्योंकि फेल्सीपेरम से सेरेब्रल मलेरिया होता है, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होता है, तो फेल्सीपेरम ज्यादा खतरनाक है। बट इसमें क्या याद करना है आपको, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में हिप्नोजोइट स्टेज होती नहीं है। वाइवेक्स में होती है, फेल्सीपेरम में नहीं होती है। हिप्नोजोइट स्टेज नहीं होती, मतलब प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में कभी रिलैप्स नहीं होता। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम नेवर शो रिलैप्स। इसको याद कैसे करोगे? बड़ा आसान है, हमें पता नहीं ये खतरनाक है, तो आप याद कर लो कि ये इतना खतरनाक है, कभी नहीं सोता, आता है काम पे लग जाता है। और जब ये सोएगा ही नहीं तो रिलैप्स कहां से करेगा? तो हिप्नोजोइट स्टेज नहीं है तो रिलैप्स नहीं होते, ठीक है। वाइवेक्स में रिलैप्स होता है, फेल्सीपेरम में रिलैप्स नहीं होता है। अब ये इसका लाइफ साइकिल था। इसको समझने के लिए, दवाइयों को इजीली समझने के लिए हम इनके नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, नाम रख लेते हैं स्टेजेस का, ठीक है। ये वाली स्टेज का नाम रखना आसान है। क्या स्टेज का नाम रखेंगे? आरबीसी के अंदर है तो इसको एरिथ्रोसिटिक स्टेज कह सकते हैं। एरिथ्रोसिटिक इज इनसाइड द आरबीसी। ये वाली स्टेज का भी नाम इजी है, गैमीट्स वाली स्टेज है तो गैमिटोसिटिक स्टेज कह देते हैं। तो एक एरिथ्रोसिटिक होगी, एक गैमिटोसिटिक हो गई। अब ये वाली जो स्टेज है, ये सबसे पहले आई थी लिवर में, उसके बाद ये यहां से आरबीसी में आई थी। तो इस स्टेज को हम कह सकते हैं प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज, प्री एरिथ्रोसिटिक। और ये वाली जो स्टेज है, सोने वाला पैरासाइट जो है, इस स्टेज को बोलते हैं हम एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज, एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज। तो 4 स्टेजेस हैं मलेरियल पैरासाइट की। पहले इन चारों स्टेजेस का क्लिनिकल रोल समझते हैं और फिर समझते हैं कि अगर इस स्टेज को मारेगी कोई दवाई तो वो किस काम आ सकती है, ठीक है। तो 4 कौन कौन सी स्टेजेस हैं हमारे पास? प्री एरिथ्रोसिटिक, एक्सो एरिथ्रोसिटिक, गैमिटोसिटिक एंड एरिथ्रोसिटिक, 4 स्टेजेस। अब प्री एरिथ्रोसिटिक क्या था? जो सबसे पहली बार पैरासाइट आया था, ये तो कारण था मलेरिया का, इसी से के कारण तो मलेरिया हुआ था, सबसे पहले तो यही आया था। तो प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज जो है, इसको हम कहते हैं ये मलेरिया का कारण है, कॉज ऑफ मलेरिया है, कॉज ऑफ मलेरिया। फिर एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज हमने बताया था क्या करती है, हिप्नोजोइट वाली, रिलैप्स करती है। एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज रिलैप्स करने के काम आती है। गैमेटिक स्टेज क्या करती है? मॉस्किटो उठा के ले गई थी, तो ये ट्रांसमिशन के काम आता है, ट्रांसमिशन। और एरिथ्रोसिटिक स्टेज क्या करती है? ये तो सिम्टम करती है, आरबीसी टूटा था तभी तो सिम्टम्स आए थे, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स। इन चारों स्टेजों के काम पता है हमें। तो अगर इन स्टेजेस को मार देंगे तो हमें क्या रोल मिलेगा, दवाई क्या कर सकती है, उसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं मलेरिया में 2 तरह का क्योर होता है और 2 तरह का प्रोफाइलैक्सिस होता है। 2 तरह का क्योर है, 2 तरह का प्रोफाइलैक्सिस है। क्योर क्या क्या है? क्लिनिकल क्योर है और रेडिकल क्योर है। और प्रोफाइलैक्सिस क्या क्या है? सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस है और कॉजल प्रोफाइलैक्सिस है। पहले हम चीजों का मतलब समझते हैं। क्लिनिकल क्योर, नाम सुन के क्या लग रहा है, क्या मतलब है क्लिनिकल क्योर?
मतलब पेशेंट ठीक हो गया। क्लिनिकल क्योर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आरबीसी वाले पैरासाइट को मारना पड़ेगा, क्योंकि वही सिम्टम कर रहे थे। अगर वो मार दिए सिम्टम ठीक हो जाएंगे। तो क्लिनिकल क्योर के लिए कौन सी स्टेज को मारना है? एरिथ्रोसिटिक स्टेज को। नाम से पता लग रहा है। अब आ गया रेडिकल क्योर। रेडिकल क्योर का मतलब क्या है? जड़ से उखाड़ देना। मतलब मलेरिया को हमने ठीक भी कर दिया और हमने ये भी इंश्योर कर लिया कि दोबारा भी नहीं होगा, कभी रिलैप्स भी नहीं होगा। तो दैट मींस मलेरिया को ठीक करने के लिए एरिथ्रोसिटिक स्टेज को मार दिया। और रिलैप्स किस कारण हो रहे थे? एक्सोरिथ्रोसिटिक स्टेज के कारण। तो हमने एक्सोरिथ्रोसिटिक स्टेज को भी मार दिया ताकि रिलैप्स भी ना हो। तो मलेरिया को जड़ से खत्म कर दिया हमने। उसको कहते हैं रेडिकल क्योर, एरिथ्रोसिटिक प्लस एक्सोरिथ्रोसिटिक। बट अगर किसी को मलेरिया है, वो फीवर के साथ आपके पास आया, तो क्या आप कभी ऐसा करोगे कि अभी इसको फीवर में तड़पने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इसके हिप्नोजोइट मार देते हैं ताकि दोबारा ना हो? ये तो इलॉजिकल है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम हिप्नोजोइट मार रहे हैं तो ठीक तो कर ही रहे होंगे। बाद वाली चीज तो बाद में सोचेंगे ना, पहले करंट वाला तो ठीक करेंगे ही करेंगे। तो जब भी एक्सोरिथ्रोसिटिक स्टेज वाली कोई दवाई देंगे तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि एरिथ्रोसिटिक वाली तो दे ही रहे होंगे। इसलिए बुक्स में लिखा जाता है कि रेडिकल क्योर कौन सी दवाई करती है? जो एक्सोरिथ्रोसिटिक स्टेज को मारती है। ठीक। बट एक्चुअली रेडिकल क्योर का मतलब है हमने एरिथ्रोसिटिक और एक्सोरिथ्रोसिटिक दोनों को मार दी। ठीक। अब आ जाओ सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस। सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस का मतलब यह है कि मलेरिया के सिम्टम आने से रोक दी। अब क्या हुआ, एक पैरासाइट है आरबीसी के अंदर चला गया। आरबीसी जब टूटेगा तब सिम्टम आएंगे ना। आरबीसी के अंदर तो पहुंच गया, बट अभी आरबीसी को तोड़ा नहीं है उसने, तो मतलब उसको सिम्टम नहीं आए। तो अगर हम सिम्टम आने से पहले ही मार दें तो सिम्टम सप्रेस हो जाएंगे, आएंगे नहीं। तो सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है एरिथ्रोसिटिक स्टेज को ही मारा है हमने, बट कब मारा है? आरबीसी के टूटने से पहले। अगर आरबीसी के टूटने के बाद मारेंगे तो उसको कहेंगे क्लिनिकल क्योर। ठीक है। कॉजल प्रोफाइलैक्सिस तो नाम से पता लग रहा है, हमने मलेरिया के कॉज को प्रिवेंट किया है, कॉजल प्रोफाइलैक्सिस। और इसका कॉज क्या था? प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज था। अगर हमने इसी को मार दिया तो मलेरिया हो गई। ठीक। तो चार तरह की है, दो क्योर दो प्रोफाइलैक्सिस। क्लिनिकल क्योर मतलब एरिथ्रोसिटिक स्टेज को मार दिया, रेडिकल क्योर मतलब एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज को मार दिया, सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस मतलब एरिथ्रोसिटिक स्टेज को आरबीसी के टूटने से पहले मार दिया, और कॉजल प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज को मार दिया। क्लियर? तो अब हम ये जो चार स्टेजेस थी, इनको अगर मारेंगे तो दवाई का क्लिनिकल रोल क्या होगा? अगर कोई दवाई इन स्टेजेस पे एक्ट करती है तो उसका क्लिनिकल रोल क्या होगा? अगर कोई प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज को मारती है तो क्या काम आएगी? यस, कॉजल प्रोफाइलैक्सिस के काम आएगी, कॉजल प्रोफाइलैक्सिस के। अगर कोई दवाई एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज को मारती है तो क्या काम आएगी? यस, रेडिकल क्योर के काम आएगी, रेडिकल क्योर। अगर कोई गैमीट्स को मारती है तो क्या काम आएगी? ट्रांसमिशन को रोकने के काम आएगी, मलेरिया ट्रांसमिट नहीं होगा। अगर कोई एरिथ्रोसिटिक स्टेज को मारती है तो क्या काम आएगी? अगर आरबीसी के टूटने से बाद मारा तो आफ्टर वाला, तो क्लिनिकल क्योर। अगर आरबीसी के टूटने से पहले मार दिया तो सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस। ठीक। तो ये दवाइयों के क्लिनिकल रोल हो गए। अब सिंपली हमें याद करना कि कौन सी स्टेज पे कौन सी दवाई काम करती है, और वो भी बहुत आसान है। पहली तीन स्टेजेस जो हैं, प्री एरिथ्रोसिटिक, एक्सोरिथ्रोसिटिक, गैमेटोसिटिक, इन तीनों स्टेजेस को मारने के लिए एक ही दवाई काफी है, उसका नाम है प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन क्या करती है? ये प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज को मारती है, मतलब कॉजल प्रोफाइलैक्सिस यूज कर सकते हैं। ये एक्सोरिथ्रोसिटिक स्टेज को भी मारती है, मतलब रेडिकल क्योर के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये गैमेटिक स्टेज को भी मारती है, मतलब ट्रांसमिशन रोकने के भी काम आती है। दैट मीन्स प्राइमाक्विन मलेरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। चार में से तीन स्टेजेस को मार रही है, बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, पर ये एरिथ्रोसिटिक स्टेज पे काम नहीं करती। एरिथ्रोसिटिक स्टेज पे काम नहीं करती मतलब ये मलेरिया को ठीक नहीं कर सकती। मतलब मलेरिया में फालतू के जितने मर्जी काम करवा लो इससे, जो हमें मेन काम चाहिए कि मलेरिया को ठीक करो भाई, वो नहीं कर सकती। तो प्राइमाक्विन मलेरिया में देते तो हैं, पर काफी नहीं है। प्राइमाक्विन के साथ कोई दवाई मलेरिया को ठीक करने वाली तो देनी पड़ेगी। प्राइमाक्विन फालतू के कामों के लिए दे देंगे। तो प्राइमाक्विन मलेरिया में एरिथ्रोसिटिक स्टेज पे काम नहीं करती, बाकी स्टेजेस पे काम करती है। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है, तो सबसे पहले ये गैमीट्स पे काम करती है, मतलब ये ट्रांसमिशन रोकती है। अगर गैमीट मार दिया ट्रांसमिशन रुक जाएगी। अब खास बात यह है कि प्राइमाक्विन कैन किल दी ऑल स्पीसीज, गैमीट्स ऑफ ऑल स्पीसीज,
मतलब ये वाइवैक्स, ओवेल, फैलसिपेरम, मलेरिया, इस सबके गैमीट्स को मार सकती है, और गैमीट्स को मारने के लिए सिंगल डोज इज इनफ। सिर्फ एक डोज देना काफी है गैमीट्स को मारने के, ठीक। तो ये गैमीट्स की खास बात है, सारे गैमीट्स को मार सकते हैं एक ही डोज में। जबकि एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज के लिए, दैट मींस हिप्नोजॉइड को मारने के लिए, प्राइमाक्विन को देना पड़ता है 14 डेज के लिए। 14 डेज के लिए गैमीट्स मारने के लिए एक गोली काफी है, बट हिप्नोजॉइट मारने के लिए 2 हफ्ते देना पड़ेगा 14 डेज के लिए, ठीक। तो दैट मींस जब हम इसको रेडिकल क्योर के लिए यूज करेंगे तो 2 हफ्ते देंगे, जब गैमीट मारने के काम आएगा सिर्फ एक डोज काफी है, ट्रांसमिशन रोकने के लिए एक ही डोज काफी है, ठीक। अब क्या हुआ, एक पेशेंट को हुआ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया, दूसरे को हुआ प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम मलेरिया। तो आप इन दोनों में से कौन से पेशेंट को प्राइमाक्विन देना चाहोगे? वेरी गुड, दोनों में देंगे। प्राइमाक्विन इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे। दोनों में क्यों देंगे? क्योंकि वाइवैक्स में तो क्या था हमारा, रेडिकल क्योर करनी। रिमेंबर, वाइवैक्स वाला तो सोता है ना, जाके हिप्नोजॉइड बनाता है, वो रिलैप्स कर सकता है। तो कितने दिनों के लिए देंगे? 14 डेज के लिए। प्राइमाक्विन 14 डेज के लिए देंगे, क्योंकि हमें रेडिकल क्योर करनी है, इसमें हमें रिलैप्स को रोकना है। बट फैलसिपेरम में तो रिलैप्स होता ही नहीं। अगर रिलैप्स होता ही नहीं है तो फिर प्राइमाक्विन देने की जरूरत क्या है? यहां पे भी जरूरत है, क्यों? क्योंकि हमें गैमीट तो मारने हैं, ट्रांसमिशन तो रोकनी है। तो प्राइमाक्विन में जो है, फैलसिपेरम में गैमीट्स मारने के लिए देते हैं, मतलब कितने दिन? सिंगल डोज। तो ये ध्यान रखना है, प्राइमाक्विन फैलसिपेरम मलेरिया में एक ही डोज देते हैं, जबकि वाइवैक्स में 14 दिनों के लिए देते हैं। क्लियर? अब प्राइमाक्विन जो है, इसका जो मेजर साइड इफेक्ट आपको याद करना है वो क्या है? हेमोलिसिस करता है। किस पेशेंट में हेमोलिसिस करता है? G6PD डेफिशिएंसी में। रिमेंबर, इस G6PD डेफिशिएंसी में बहुत सारी दवाइयां हेमोलिसिस कर सकती है, बट प्राइमाक्विन सबसे हाई चांसेस होते हैं। तो प्राइमाक्विन किस किस पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हुआ, कब कब नहीं देंगे? प्राइमाक्विन विल बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एनी पेशेंट विद G6PD डेफिशिएंसी, जिसमें भी G6PD डेफिशिएंसी या कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। दूसरा, जब बच्चा यूट्रस में बड़ा हो रहा है तो उसमें G6PD नहीं बनता, तो दैट मीन्स प्रेगनेंसी में ही प्राइमाक्विन नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तीसरा, बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके 1 साल तक G6PD ठीक से नहीं बनाता, दैट मीन्स इन्फेंट्स में लेस देन 1 ईयर्स के बच्चों में भी प्राइमाक्विन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो प्राइमाक्विन प्रेगनेंसी में नहीं देते, इन्फेंट्स में नहीं देते, और G6PD डेफिशिएंसी में नहीं देते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइमाक्विन के बारे में। अब क्या हुआ, हमने प्राइमाक्विन का एक छोटा भाई बनाया, उसका नाम था टेफिनोक्विन। टेफिनोक्विन टेफिनोक्विन प्राइमाक्विन की तरह ही रेडिकल क्योर करता है। ये भी रेडिकल क्योर के लिए यूज कर सकते हैं, वाइवैक्स मलेरिया में रेडिकल क्योर के लिए हिप्नोजॉइड्स को मारता है। बट डिफरेंस क्या है कि हिप्नोजॉइड्स को मारने के लिए प्राइमाक्विन देनी पड़ती थी 2 हफ्ते, बट ये जो है ये सिंगल डोज में मार देता है हिप्नोजॉइड्स को। तो इसलिए इसको हम कहते हैं सिंगल डोज रेडिकल क्योर ऑफ विच मलेरिया? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया के लिए सिंगल डोज रेडिकल क्योर है टेफिनोक्विन। बट टेफिनोक्विन भी प्राइमाक्विन की तरह हेमोलिसिस कर सकता है G6PD डेफिशिएंसी में। तो टेफिनोक्विन में भी सेम कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, यही वाली। प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, इन्फेंट्स में नहीं देंगे, G6PD डेफिशिएंसी में नहीं देंगे, तो टेफिनोक्विन में भी सेम। ठीक, तो ये 3 स्टेजेस को मारने के लिए एक ही दवाई होगी, प्राइमाक्विन। बट अब बच गई हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज। कौन सी स्टेज? एरिथ्रोसिटिक स्टेज। तो जो दवाइयां एरिथ्रोसिटिक स्टेज को मारती हैं तो उनको हम कहते हैं एरिथ्रोसिटिक शाइजोंटिसाइडल ड्रग्स। एरिथ्रोसिटिक शाइजोंटिसाइडल ड्रग जो एरिथ्रोसिटिक स्टेज को मारती हैं, मतलब ये मलेरिया की ट्रीटमेंट में काम आएंगी। और इनको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, दे मे बी फास्ट एक्टिंग, दे मे बी स्लो एक्टिंग। 2 तरह की दवाइयां, फास्ट एक्टिंग या स्लो एक्टिंग। और फास्ट एक्टिंग दवाइयों को हम इजीली याद कर सकते हैं, मलेरिया का कारण क्या है? मच्छर है। तो इन दवाइयों को हम याद करते हैं मच्छर ड्रग्स। मच्छर ड्रग्स
दे आर फास्ट एक्टिंग एरिथ्रोसिटिक साइजोंटिसाइडल ड्रग्स। एम से है मेफ्लोक्विन, मेफ्लोक्विन। ए से अटोवाकुओन, अटोवाकुओन। सी से क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन। एच से हेलोफेंट्रिन, हेलोफेंट्रिन का एक भाई है ल्यूमीफेंट्रिन, दोनों एक ही ग्रुप के। हेलोफेंट्रिन एंड ल्यूमीफेंट्रिन हो गया। ए से हो गया आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स, आर्टिमिसिनिन। और आर से है रेस्क्यू, रेस्क्यू तो है वो मार्केट नेम है किसका, क्विनीन का। तो आपको याद करना है क्विनीन, रेस्क्यू नहीं करना, क्विनीन याद करना है। तो फास्ट एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स आर मच्छर ड्रग्स। फिर स्लो एक्टिंग कौन सी है, स्लो एक्टिंग में हमारी आती हैं सल्फाडॉक्सिन, पायरीमिथामिन। सल्फाडॉक्सिन पायरीमिथामिन हमेशा कॉम्बिनेशन में देते हैं। फिर एक दवाई है प्रोग्वानिल, प्रोग्वानिल। फिर है हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन। तो ये 5 दवाइयां हैं जो स्लो एक्टिंग ड्रग्स हैं। अब फास्ट एक्टिंग और स्लो एक्टिंग ड्रग में अगर डिफरेंस देखें तो फास्ट एक्टिंग ड्रग फास्ट एक्टिंग है, स्लो एक्टिंग ड्रग स्लो एक्टिंग है। वो तो हमने डिवाइड ही ऐसे किया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अ स्लो एक्टिंग ड्रग अलोन, अकेली यूज नहीं कर सकते टू ट्रीट मलेरिया। रिमेंबर, स्लो एक्टिंग ड्रग को कभी भी अकेले मलेरिया को ठीक करने में नहीं देंगे। जब भी ठीक करना है हमें फास्ट एक्शन चाहिए होगा तो कोई ना कोई फास्ट एक्टिंग साथ में ऐड करनी पड़ेगी। अ स्लो एक्टिंग ड्रग शुड नेवर बी यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया अलोन। ठीक, ये डिफरेंस। अब हम इन दवाइयों के बारे में पढ़ लेते हैं, काम काम की चीजें। सबसे पहली दवाई है मेफ्लोक्विन, मेफ्लोक्विन से स्टार्ट करते हैं। मेफ्लोक्विन, 2 चीजें पता होनी चाहिए इस दवाई के बारे में। पहला, ये बहुत लॉन्ग एक्टिंग दवाई है, लॉन्ग एक्टिंग दवाई है, इसलिए हम इसको प्रोफाइलैक्सिस में यूज करते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। और दूसरा, इट कैन कॉज न्यूरोसाइकेट्रिक साइड इफेक्ट्स। मेफ्लोक्विन न्यूरोसाइकेट्रिक साइड इफेक्ट कर सकती है, इसलिए मेफ्लोक्विन को न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम जैसे सीजर वगैरह है, एपिलेप्सी वगैरह है उसमें, और साइकेट्री की प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन वगैरह है उसमें नहीं देती। ठीक है, तो मेफ्लोक्विन के बारे में ये खास बात है। अब आते हैं दूसरी दवाई, क्लोरोक्विन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटी मलेरियल ड्रग है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लोरोक्विन के बारे में खास खास बातें। सबसे पहली बात, क्लोरोक्विन इज वेरी सेफ ड्रग, सो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया व्हेनेवर द पैरासाइट इज सेंसिटिव। अगर क्लोरोक्विन काम करती है तो ये ड्रग ऑफ चॉइस। ज्यादातर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया अभी भी क्लोरोक्विन को सेंसिटिव है, तो अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया की ट्रीटमेंट पूछें तो क्लोरोक्विन आएगा। और क्लोरोक्विन हर जगह पे सेफ है। अगर प्रेगनेंसी में पूछें तो भी ड्रग ऑफ चॉइस है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछें तो भी ड्रग ऑफ चॉइस है, बच्चों में पूछें तो भी ड्रग ऑफ चॉइस है। तो अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया पूछते हैं तो हर जगह पे आंसर क्लोरोक्विन आएगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, क्लोरोक्विन जो है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इट हैज वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1300 लीटर से भी ज्यादा होता है, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, अब तीसरा, क्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 साइड इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। पहला, आई की प्रॉब्लम, आई की प्रॉब्लम। आई में क्लोरोक्विन 2 तरह की प्रॉब्लम कर सकती है। एक, ये रेटिना को अफेक्ट कर सकती है, रेटिनोपैथी कर सकती है, जिसका करेक्टरिस्टिक नाम क्या होता है, बुल्स आई मैकुलोपैथी। बुल्स आई मैकुलोपैथी करती है क्लोरोक्विन, बुल्स आई मैकुलोपैथी। ये जो साइड इफेक्ट है, ये ऐसा नहीं कि क्लोरोक्विन 1-2 दिन दे दिया हो गया, 4 दिन हो गया दे दिया। ये साइड इफेक्ट करने के लिए क्लोरोक्विन को कई साल देना पड़ता है। तो 2-4 दिनों, 10 दिनों, महीने में नहीं होता, ये कई सालों के बाद अगर लगातार देते रहे तो होता है बुल्स आई मैकुलोपैथी। दूसरा, ये कॉर्निया को भी अफेक्ट कर सकती है, कॉर्नियल ओपेसिटी कर सकती है। ये क्लोरोक्विन के आई के साइड इफेक्ट हो गए। आई के अलावा कॉर्निया, क्लोरोक्विन हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है।
क्लोरोक्विन कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया एज अ साइड इफेक्ट। और तीसरा, क्लोरोक्विन जो है वो क्यूटी प्रोलोंगेशन करती है, तो अरिदमियाज हो सकते हैं, टॉर्साइडेज, डीपॉइंटेज वगैरह। तो क्यूटी, सो यू कैन रिमेंबर क्लोरोक्विन का नाम भी सी से शुरू हो रहा है, सी का मतलब है क्यूट, तो क्लोरोक्विन इज क्यूटी, तो क्यूटी प्रोलोंगेशन कर सकती है। ठीक है, ये क्लोरोक्विन के इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स आपको आने चाहिए। अब आएंगे क्लोरोक्विन के यूजेस। मलेरिया के अलावा भी कई जगह यूज होती है, तो क्लोरोक्विन के यूजेस को कैसे याद करते हैं? क्लोरोक्विन के यूजेस हम याद करते हैं, बहुत बढ़िया निमोनिक है हमारे पास, फनी निमोनिक, वो है रेड लिप्स ऑफ महात्मा गांधी। रेड लिप्स ऑफ महात्मा गांधी, क्लोरोक्विन के यूजेस याद करते हैं, रेड लिप्स ऑफ महात्मा गांधी। आर का मतलब है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्लोरोक्विन को डीमार्ट की तरह यूज किया जाता है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटीरूमेटॉइड ड्रग। इन पर्टिकुलर आप याद कर लो, इट इज डीमार्ट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस है। देन ई का मतलब है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। क्लोरोक्विन को एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमने एक्स्ट्रा क्यों लिखा है? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस होता क्या है? वो अमीबियासिस जो इंटेस्टाइन के बाहर है, जैसे हेपेटिक अमीबियासिस है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमने एक्स्ट्रा वर्ड क्यों लिखा है, मतलब एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में ही काम करती है क्या? क्या इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में काम नहीं करती? नहीं करती, सिर्फ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में करती है, इसलिए एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लिखा है। अब इंटेस्टाइनल में काम क्यों नहीं करती? क्वेश्चन ये है, क्या इंटेस्टाइनल अमीबियासिस और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, जैसे हेपेटिक अमीबियासिस है, क्या इंटेस्टाइनल अमीबियासिस और हेपेटिक अमीबियासिस अलग अलग प्रोटोजोआ करते हैं? नहीं, वो तो सेम ही करते हैं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका ही करते हैं। अगर सेम पैरासाइट कर रहा है तो एक में देते हैं, एक में नहीं देते, ये नाइंसाफी क्यों? तो क्लोरोक्विन जो है वो सिर्फ हेपेटिक अमीबियासिस में क्यों देते हैं, इंटेस्टाइनल वाले में क्यों नहीं देते? इसका सिंपल सा लॉजिक है कि इंटेस्टाइनल अमीबियासिस कौन सी जगह पे होता है? कॉलन में होता है। अमीबा एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉलन को अफेक्ट करता है, और क्लोरोक्विन का अपर जीआईटी में, ड्यूोडेनम इलियम में ही अब्जॉर्प्शन हो जाता है, कॉलन तक सफिशिएंट अमाउंट में पहुंचती नहीं है। जब पहुंचेगी नहीं तो कहां से ठीक करेगी? इसलिए एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में नहीं देते। ठीक है, इंटेस्टाइनल में नहीं देते, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में ही देते हैं। डी का मतलब है डीएलई, डिस्क्वायड लूपस एरिथमेटोसिस। एल का मतलब है लेप्रा रिएक्शंस। क्लोरोक्विन का बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है, तो ये लेप्रा रिएक्शंस में दे सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रा रिएक्शन, लेप्रा रिएक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछें तो आंसर विल बी स्टेरॉइड्स। टाइप 1 में भी टाइप 2 में भी, दोनों में स्टेरॉइड ड्रग ऑफ चॉइस है। आई का मतलब है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस। पी का मतलब है फोटोजेनिक रिएक्शंस। फोटोजेनिक रिएक्शंस, इसको ध्यान से पढ़ना। ज्यादातर एंटीबायोटिक जो हैं या ज्यादातर दवाइयां जो हैं वो फोटोटॉक्सिसिटी करती हैं। हम पढ़ते हैं ना कि स्पार फ्लोक्सासिन सन के पार नहीं जाने देता, मतलब अगर दवाई खा के एक्सपोज हो गए तो रैश हो जाएगी, बट ये फोटोटॉक्सिसिटी ठीक करती है। ये ध्यान रखना, क्लोरोक्विन करती नहीं है, ये फोटोटॉक्सिसिटी ठीक करती है। देन एम का मतलब है मलेरिया, और जी का मतलब है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर इसको इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में नहीं दे पा रहे थे तो फिर जियार्डियासिस में कैसे देंगे? ये भी तो इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि जियार्डियासिस जो होती है वो होती है ड्यूोडेनम में। रिमेंबर, ड्यूोडेनम तक तो चली जाती है, कॉलन तक नहीं जाती, तो जियार्डियासिस में दे सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट यूजेस हैं क्लोरोक्विन के। ओके, तो क्लोरोक्विन हमारा कंप्लीट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट दवाई थी इस ग्रुप में। अब अगली दवाई जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिमिसिनिन्स। आर्टिमिसिनिन्स जो हैं ये चाइना के एक प्लांट से मिलते हैं। उस प्लांट का नाम क्या है? चिंग हाओ सू। लिखते ऐसे ही किंग पर बोलते चिंग है, चिंग हाओ सू। ये चाइना का एक प्लांट है, इससे आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स मिलते हैं। अब आर्टिमिसिनिन का नाम क्या है? जिनके भी नाम में आर्टी आ जाएगा, दो ही आपको आने चाहिए, एक है आर्टिसुनेट, एक है आर्टिमीथर। आर्टिसुनेट है, आर्टिमीथर है तो और भी बहुत सारे,
आर्टी ईथर है, आर्टरोलेन है, डाईहाइड्रो आर्टेमिसिनिन है, बट आपको ये दो आने चाहिए बस, आर्टिसुनेट और आर्टीमीथर। ठीक। अब इनमें खास बात क्या है कि ये फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं। जो हमने लिखा था ना मच्छर ड्रग्स, उनमें सबसे फास्ट एक्टिंग यही है, फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है। दूसरा, ये मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट पैरासाइट्स में भी इफेक्टिव होते हैं। मतलब अगर मलेरियल पैरासाइट क्लोरोक्विन से नहीं मर रहा और दवाइयों से भी नहीं मर रहा, ये फिर भी मार देंगे उसको, तो बहुत बढ़िया दवाई होगी। एक तो बड़ी जल्दी काम करती है, फास्टेस्ट एक्टिंग है, और दूसरा एमडीआर के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट पैरासाइट्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। तो इतनी बढ़िया दवाई होगी तो हम यूज करना चाहेंगे इसको। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज है, और चाइना में क्या होता है, ठीक, चले तो जिंदगी भर, नहीं तो शाम तक। ठीक, तो क्या मतलब, ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग है। यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा शॉर्ट एक्टिंग है। अब शॉर्ट एक्शन के कारण क्या दिक्कत होती है, हम समझते हैं। ये एक आरबीसी है, आरबीसी के अंदर ये मलेरियल पैरासाइट है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज ये 10,000 पैरासाइट्स हैं, ठीक। हमने आर्टेमिसिनिन दिया, आर्टिसुनेट दिया, आर्टिसुनेट ने इनको मारना शुरू कर दी। बड़ी जल्दी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में 10,000 में से इसने 9900 को मार दिया, सिर्फ 100 बचे, बाकी सारे मार दिए। बट इतने में इसका एक्शन खत्म हो गया, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग, 100 ही बचे सिर्फ। वो इतने 100 तो कुछ करने लायक बचे नहीं है ना, बहुत कम है। 10-20 हजार हो तब तो जाके कुछ काम हो, 100 में तो कुछ काम होगा नहीं। तो जैसे ही ये पैरासाइट मर गए, फीवर उतर गया, तो आदमी 1-1.5 घंटे में एफेब्राइल हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। पर ये जो 100 पैरासाइट बच गए थे, ये मल्टीप्लाई करते रहे, धीरे 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 100 से 200, 300, 400 बढ़ते गए, और जब ये 10,000 बन गए, ये फिर से आरबीसी को तोड़ दे, और फिर से आरबीसी टूट गया तो क्या हो जाएगा, फिर से फीवर हो जाएगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं, रिक्रूडेसेंस। रिक्रूडेसेंस मतलब फीवर उतर गया, बट फीवर दोबारा हो गया, रिक्रूडेसेंस। तो यही चीज हमने पहले किस चीज में पढ़ी थी, यस, रिलैप्स में भी पढ़ी थी। रिलैप्स में भी तो ऐसे होता है, फीवर उतर गया दोबारा हो गया। तो रिलैप्स में और रिक्रूडेसेंस में क्या फर्क है? रिलैप्स का मतलब था कि हमने आरबीसी वाले पैरासाइट तो सारे मार दिए थे, और जो सोता हुआ पैरासाइट था ना, हिप्नोजोइट, जो वहां पे सो रहा था, वो जग गया था। तो रिलैप्स में आरबीसी तो बिल्कुल क्लियर कर दिया था, बट हिप्नोजोइट आ गए दोबारा आरबीसी में। जबकि रिक्रूडेसेंस में क्या होता है, हमने आरबीसी वाला पैरासाइट ही पूरी तरह से नहीं मारा, वो थोड़ा बहुत बच गया, उससे मल्टीप्लाई हो गया। तो रिक्रूडेसेंस को आप कह सकते हो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, पूरी तरह ट्रीट ही नहीं हुआ। तो रिक्रूडेसेंस होता है फेल्सीपेरम में, रिलैप्स होता है वाइवेक्स में। तो इस आर्टेमिसिनिन जो है वो रिक्रूडेसेंस करवा देती हैं, फीवर ठीक तो हो जाएगा, बट दोबारा हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि ये इतनी बढ़िया दवाइयां हैं, बहुत फास्ट एक्टिंग हैं, और ड्रग रेजिस्टेंट पैरासाइट के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं, तो हमें ये यूज तो करनी चाहिए। पर रिक्रूडेसेंस का क्या करें, शॉर्ट एक्शन है, इस कारण रिक्रूडेसेंस हो रहा है। तो फिर हमने दिमाग लगाया कि हम ऐसा करते हैं, एक आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव तो दे ही देते हैं, साथ में कोई लॉन्ग एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग ऐड कर देते। तो अगर हम कोई लॉन्ग एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग ऐड कर देंगे, तो वो जो पैरासाइट कम बच गए थे उनको चेक पे रख लेगी, उनको नहीं बढ़ने देगी। तो हमें फास्ट एक्शन भी मिल जाएगा और रिक्रूडेसेंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एसीटी, आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। एसीटी इज आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, और एसीटी इज नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया। रिमेंबर, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ज्यादातर क्लोरोक्विन को रेजिस्टेंट होते हैं, तो उस केस में हम एसीटी यूज करते हैं। एसीटी के बारे में खास बात याद रखनी है कि बाय डेफिनेशन एसीटी जब भी लिखते हैं, इसका मतलब है ये ओरल दवाइयां देंगे, ओरल देंगे। अब 2 एसीटीज इंडिया में अप्रूव्ड है। इंडिया में कॉमनली 2 यूज होती हैं। एक एसीटी है आर्टिसुनेट की विद सल्फाडॉक्सिन पाइरामिथामिन। जो सल्फाडॉक्सिन पाइरामिथामिन कॉम्बिनेशन है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, आर्टिसुनेट आर्टेमिसिनिन हो गया। दूसरी है आर्टिमीथर और ल्यूमीफेंट्रिन की। 2 एसीटीज इंडिया में यूज होती हैं, आर्टिसुनेट प्लस सल्फाडॉक्सिन पाइरामिथामिन और आर्टिमिथर प्लस ल्यूमीफेंट्रिन। ये वाली जो एसीटी है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है फैल्सीपेरम मलेरिया के लिए ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में ये ड्रग ऑफ चॉइस है।
बट ये पाया गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, ये जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वहां पे जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामिन को रेजिस्टेंट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में ये दवाई तो काम नहीं करेगी। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो एसीटी ऑफ चॉइस है वो है आर्टिमिथर ल्यूमीफेंट्रिन। क्योंकि ये दवाई ऑल ओवर इंडिया यूज होती है तो इस दवाई की डोज आपको आनी चाहिए। ये पूछते हैं एग्जाम में। आर्टिसुनेट की डोज होती है 200 मिलीग्राम वंस अ डे फॉर 3 डेज। 200 मिलीग्राम रोज देते हैं, आज दे दी, कल दे दी, परसों दे दी। जबकि सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामिन की जो डोज होती है वो होती है सिंगल डोज। डे 1 पे देते हैं, सिंगल डोज ऑन डे 1। पहले दिन एक गोली इसकी दे देते हैं। और कितनी गोली होती है वो 1500 mg सल्फाडॉक्सिन और 75 mg पायरिमिथामिन। एक्चुअल में एक इनका पैक आता है, पत्ता आता है। वो पत्ता कैसा होता है? ये एक पत्ता है, ये एक पत्ता है। इस पत्ते में 3 गोलियां होती हैं, 3 गोलियां जो सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामिन की होती हैं। क्योंकि हमें देना है 1575, पर इतनी बड़ी गोली एक टैबलेट में बन नहीं पाती, तो सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामिन की 3 गोलियों में डिवाइड किया है, जिसमें सल्फाडॉक्सिन 500 है और पायरिमिथामिन 25 है। ठीक, तो 525 एक में है तो 3 में 1575 हो जाए। तो सल्फाडॉक्सिन की 3 गोलियां हैं। और इसके अलावा जो हमारा आर्टिसुनेट है, आर्टिसुनेट का भी 200 mg की गोली नहीं आती, 100 mg की आती है। तो आर्टिसुनेट की 6 गोलियां होंगी, ये डे 1 की, ये डे 2 की, ये डे 3 की। तो बेसिकली क्या होगा, ये सारी गोलियां उस पेशेंट को डे 1 को लेनी है, ये डे 2 को लेनी है और ये डे 3 को लेनी है। इस तरीके से होता है। तो बेसिकली क्या है, सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामिन जो है 500 इंटू 3 1500 सल्फाडॉक्सिन हो गया और 25 इंटू 3 75 पायरिमिथामिन हो गया और 100 प्लस 100 200 mg आर्टिसुनेट हो गया। ये सारा पहले दिन लेना है। दूसरे दिन 200 mg, 2 गोलियां इकट्ठी लेनी है एक साथ, 200 mg आर्टिसुनेट लेनी है। और तीसरे दिन फिर 200 mg आर्टिसुनेट लेनी है। ये ब्लू वाली जो है वो आर्टिसुनेट है और जो ब्लैक वाली है वो सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामिन। ठीक, तो ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया के लिए एसीटी। ओके, तो ये हो गया हमारा आर्टेमिसिनेंस, आर्टेमिसिनेंस। अब हम आते हैं लास्ट दवाई क्विनीन के बारे में। क्विनीन जो है, क्विनीन भी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट पैरासाइट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होती। बट क्विनीन का फायदा ये है कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है। क्विनीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं। आर्टेमिसिन जो एसीटी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्विनीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर वी विल यूज क्विनीन। ठीक है, बट क्विनीन के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। क्विनीन के साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए। क्विनीन कौन से प्लांट से मिलती है? यस, क्विनीन मिलती है बार्क ऑफ, कौन सा प्लांट? बार्क ऑफ सिनकोना प्लांट, सिनकोना। तो अगर क्विनीन की ओवरडोज होती है तो उसको हम बोलते हैं सिनकोनिज्म। क्विनीन की ओवरडोज को सिनकोनिज्म बोलते हैं। सिनकोनिज्म में क्या होगा, इस एरिया के सिम्टम्स आएंगे, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ये सिम्टम्स होंगे। ये सिम्टम्स क्या है? इस एरिया के सिम्टम्स। दैट मीन्स कान आ गए इसमें तो दैट मीन्स डेफनेस होगी, हियरिंग लॉस होगा। आंखें आ गई सो देयर विल बी ब्लर्ड विजन, ब्लर्ड विजन। सिंक्रोनिज्म के फीचर्स बता रहे हैं हम, ऐसे घूम रहा है वर्टाइगो, वर्टाइगो। सर आ गया तो हेडेक, हेडेक। सो ऑल दीज सिम्टम्स आर देयर इन सिंक्रोनिज्म। सिंक्रोनिज्म के ये फीचर्स होते हैं क्विनीन की ओवरडोज के। तो पहला साइड इफेक्ट हो गया सिंक्रोनिज्म। दूसरा जो क्विनीन है ये कर सकती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है क्विनीन का। तो अगर क्विनीन कभी आईवी देनी पड़े तो क्विनीन का सॉल्यूशन हमेशा डेक्सट्रोज में बनाते हैं ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। ठीक है, और तीसरा क्विनीन जो है वो क्यूटी प्रोलोंगेशन करती है तो अरिथमियाज कर सकती है, अरिथमियाज कर सकती है। याद है एक एंटी अरिथमिक ड्रग में दवाई पड़ी थी क्विनिडिन, वो क्विनीन की बहनी है। क्विनिडिन एंटी अरिथमिक है और कोई भी एंटी अरिथमिक अरिथमिया कर सकती है, सेम इसके साथ भी। तो क्विनीन के 3 मेन साइड इफेक्ट हैं, सिंक्रोनिज्म, हाइपोग्लाइसेमिया, अरिथमियास।
तो क्विनीन जो है नॉर्मली मलेरिया में अगर हम देना चाहें तो क्विनीन हमें देनी पड़ती है 7 दिनों के लिए। क्विनीन जो है उसकी डोज होती है 600 mg TDS फॉर 7 डेज। डोज भूल जाओ, 7 दिनों के लिए देनी पड़ती है। ज्यादातर लोग 7 दिनों की थेरेपी टॉलरेट नहीं कर पाते, तो हम चाहते हैं कि 7 दिन ना देनी पड़े, तो क्विनीन हम अकेली नहीं देते। तो जब भी हमें यूज करते हैं हम क्विनीन के साथ या तो डॉक्सीसाइक्लिन या फिर क्लिंडामाइसिन ऐड कर देते हैं। जब जब हम डॉक्सी या क्लिंडा ऐड करते हैं ना, तो ये ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी को 7 की जगह 3 दिन में कन्वर्ट कर देती है। अकेला क्विनीन देते तो 7 दिन देनी पड़ती, बट अगर साथ में डॉक्सी या क्लिंडा दे दिया तो सिर्फ 3 दिन में काम हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्विनीन के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ सकते हैं गाइडलाइंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। गाइडलाइंस किसने दी हैं? नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की गाइडलाइंस पढ़ेंगे। इंडिया की गाइडलाइंस है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसके हिसाब से मलेरिया की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ये कहता है कि अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया हो तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? यस, ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्लोरोक्विन की डोज कितनी देनी है? 600 mg स्टैट देनी इमीडिएटली। रिमेंबर क्लोरोक्विन की भी जो टैबलेट है वो 150 mg की आती, तो 4 टैबलेट एक साथ दे देंगे और फिर 8 घंटे बाद 300 mg और दे देंगे। दैट मीन्स 8 घंटे बाद 2 गोलियां और दे दी और फिर 300 mg अगले दिन दे दी। दैट मीन्स अगले दिन 2 गोलियां दे दी और फिर 300 mg और अगले दिन दे दी। दैट मीन्स तीसरे दिन भी 2 गोलियां दे दी। तो 4 गोलियां स्टैट, 150 mg की 4 गोलियां स्टैट, 2 गोलियां 8 घंटे बाद, 2 गोलियां अगले दिन, 2 गोलियां तीसरे दिन। ठीक है, टोटल 10 गोलियों की थेरेपी है। दैट मीन्स 1500 mg की थेरेपी है। तो ये हो गया क्लोरोक्विन। बट क्या क्लोरोक्विन के अलावा कोई दवाई देना चाहोगे? वाइवेक्स है भाई, तो रेडिकल की ओर भी तो करनी है। तो रेडिकल की ओर के लिए क्या दे देंगे? प्राइमाक्विन दे देंगे। प्राइमाक्विन कितने दिन देना पड़ेगा? 14 डेज के लिए। 14 डेज के लिए, क्योंकि रेडिकल की ओर करनी है। वही अगर हम टेफिनो को नई वाली दवाई मिल जाए मार्केट में तो एक ही डोज काफी है। ठीक है, तो ये हो गया वाइवेक्स का नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के हिसाब से। रिमेंबर, अगर वो कहीं भी पूछते हैं, चाहे वो अडल्ट में पूछते हैं, चाहे वो बच्चे में पूछते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी में पूछते हैं, सब में आंसर क्लोरोक्विन आएगा। क्लोरोक्विन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, बट डिफरेंस ये है कि प्रेगनेंसी में प्राइमा को नहीं देंगे, सिर्फ क्लोरोक्विन देंगे। ओके, अब आते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की ट्रीटमेंट हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, एक है कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। बेसिक डिफरेंस क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में आदमी ओरल दवाई खाने लायक नहीं होता। मतलब या तो उसका अल्टर्ड सेंसोरियम है, डिसोरिएंटेड है, उसको पता नहीं क्या कर रहा है, और या फिर उसको ओरल खाने में दिक्कत हो रही है, बेहोशी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो या फिर उसको सेरेब्रल मलेरिया है या बहुत सीवियर मलेरिया, कोई भी रीजन हो, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कह देंगे। तो अगर वो ओरल ले सकता है, दैट मीन्स अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फेल्सीपेरम मलेरिया इज एसीटी। हमने अभी भी पढ़ा एसीटी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम यूज करते हैं आर्टिमिथाइल ल्यूमेफेंटिन, बाकी सब जगह पे आर्टिसोनेट और सल्फाडॉक्सिन पाइरिमेथामिन, हमने डोज भी पढ़ ली उसकी। एसीटी ड्रग ऑफ चॉइस है ऑलमोस्ट सब जगह पे। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एसीटी दे रहे हैं, एसीटी बाय डेफिनेशन इज ओरल थेरेपी। ओरल थेरेपी है, 3 दिन की थेरेपी है एसीटी। दूसरी बात, एसीटी जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आर्टेमिसिनिन नहीं दे सकते, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रीटमेंट हो जाएगी क्विनीन प्लस डॉक्सी और क्लिंडा। डॉक्सी तो दे नहीं सकते प्रेगनेंसी में, क्लिंडा हो जाएगी। क्विनीन प्लस क्लिंडामाइसिन इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अलावा कुछ भी पूछें, चाहे वो बच्चे पूछें, चाहे वो सेकेंड ट्राइमेस्टर पूछें, चाहे वो अडल्ट पूछें, आंसर एसीटी आएगा। ठीक, अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का मतलब है कि आदमी को इंजेक्शन देना पड़ेगा, ओरल तो ले नहीं सकता। तो एसीटी तो ओरल है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में कभी एसीटी मत लिखना। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज आर्टिसुनेट इंट्राविनस। इसमें आर्टिसुनेट देना है आईवी, और आर्टिसुनेट देते हैं मिनिमम 24 घंटे के लिए।
मिनिमम 24 घंटे के लिए का क्या मतलब है कि सपोज आपने किसी को इंट्रावेनस आर्टिसोनेट दिया और पहला इंजेक्शन लगाते ही 1 घंटे बाद वो ठीक हो गया, होश में आ गया, ओरल खाने पीने लायक हो गया, अभी भी इंजेक्शन देते रहेंगे 24 घंटे तक के लिए। बट 24 घंटे के बाद जब भी वो ओरल लेने के काबिल होगा तो उसको 3 दिनों वाली एसीटी दे देंगे, ओरल थेरेपी। ठीक है, तो 24 घंटे तक तो हमें मिनिमम आईवी देना है, उसके बाद जब भी होश में आ गया तो ओरल एसीटी पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो रिमेंबर जब भी कॉम्प्लिकेटेड पूछें तो आंसर आर्टिसोनेट आईवी आएगा। रिमेंबर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा अल्टर्ड सेंसोरियम लिखा होगा या लिखा होगा ओरल ले नहीं सकता, तब आर्टिसोनेट आईवी दे। ओके, तो ये हो गया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और इसमें कॉम्प्लिकेटेड में दूसरी बात ये ध्यान रखना, अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछते हैं तो क्या होगा, तो भी आर्टिसोनेट होगा। रिमेंबर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया इमरजेंसी है, इसमें फीमेल की डेथ हो सकती है, इसमें हम ट्रेटोजेनिसिटी के रिस्क के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सबसे पहले सोचेंगे कि मदर की जान बचाओ। तो आंसर आर्टिसोनेट आईवी आएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी आर्टिसोनेट ही देंगे। ओके, सो दैट इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अब आते हैं मलेरिया की प्रोफाइलैक्सिस। ट्रीटमेंट हो गया, अब करते हैं प्रोफाइलैक्सिस। अब प्रोफाइलैक्सिस करेंगे किसमें, प्रिवेंट किसमें करना चाहेंगे, ट्रैवलर्स में। एक आदमी यूएसए से, अमेरिका से अफ्रीका गया, अमेरिका में कभी मलेरिया होता नहीं है, अफ्रीका में हर एक को है, तो जैसे ही वो अफ्रीका पहुंचेगा उसको मलेरिया हो जाए। तो हम चाहते हैं कि उसको मलेरिया ना हो, तो हम उनको पहले से ही दवाई स्टार्ट कर देते हैं कि मलेरिया को प्रिवेंट कर सकें, उसको कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस। अब क्वेश्चन ये है कि ये दवाई कब स्टार्ट करेंगे और कितने दिनों के लिए देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब वो आदमी एंडेमिक एरिया में पहुंचे तो उसके ब्लड में ऑलरेडी दवाई हो, ताकि अगर मलेरियल पैरासाइट आए, मच्छर काट ले उसको, तो भी मलेरिया ना करने पाए। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कम से कम 2 डोजेज उसको एरिया में पहुंचने से पहले ले चुकी होनी चाहिए, उस एरिया में पहुंचने से पहले कम से कम 2 डोज ले चुका हो। ठीक, फिर वो जितना टाइम उस एरिया में रहेगा हमें देनी पड़ेगी दवाई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने 5 दिन दे दी बाकी 15 दिन नहीं होगा। तो जितना टाइम वो रुकेगा उस एरिया में हमें दवाई देनी पड़ेगी। और फिर जब वो वापिस आएगा, वापिस आने के बाद भी दवाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी, कम से कम 4 हफ्ते इनक्यूबेशन पीरियड कवर करने के लिए। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं और वापस आने के बाद तक देते रहते हैं। तो हम इसकी प्रोफाइलैक्सिस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है शॉर्ट टर्म और दूसरा है लॉन्ग टर्म। बेसिकली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमने कहा कैसे डिवाइड किया, कि इस चीज पे डिवाइड किया कि वो वहां पे कितना टाइम रुकना चाहता है। तो कितना टाइम वो वहां पे रुकना चाहता है, शॉर्ट टर्म प्रोफाइलैक्सिस तब देते हैं जब उसका प्लान है 6 हफ्ते से कम रुकने का, और लॉन्ग टर्म तब देते हैं जब उसका प्लान है 6 हफ्ते से ज्यादा रुकने का। लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस का क्या मतलब है कि इसमें हमारा मेन एम ये होगा कि अगर वो आदमी साल 2 साल 6 साल रुकना चाहता है तो उसको रोज रोज दवाई ना खानी पड़े, तो हम इसमें लॉन्ग एक्टिंग ड्रग देंगे, चाहे वो थोड़ी सी कम इफेक्टिव हो बट लॉन्ग एक्टिंग देंगे। और वो लॉन्ग एक्टिंग दवाई है हमारी मेफ्लोक्विन। मेफ्लोक्विन, इसका खास बात यह है कि इसको हफ्ते में एक ही बार देनी पड़ती है, वीकली। जबकि शॉर्ट टर्म प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम देंगे डॉक्सीसाइक्लिन, बट इसको देनी पड़ती है डेली। सो डी फॉर डॉक्सीसाइक्लिन, डी फॉर डेली देते हैं, और डॉक्सीसाइक्लिन डेली देंगे, मेफ्लोक्विन वीकली देंगे। स्टार्ट कब करेंगे, व्हेन टू स्टार्ट, कब स्टार्ट करेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन हमने बताया था कि पहले कितनी डोज मिलनी चाहिए, 2। अगर डेली दे रही है तो कितना टाइम पहले स्टार्ट करेंगे, 2 दिन पहले, 2 डेज बिफोर दी जर्नी। और ये 2 वीक्स बिफोर दी जर्नी, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन ही। और कब तक देंगे हमने पहले बता दिया कि 4 वीक्स आफ्टर कमिंग बैक, दोनों दवाइयां 4 वीक्स आफ्टर कमिंग बैक। ठीक, तो ये होगी मलेरिया की प्रोफाइलैक्सिस भी। क्लियर, तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस वीडियो में, एंटी मलेरियल ड्रग्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं दूसरे प्रोटोजोआ। मलेरिया के अलावा 3 प्रोटोजोआ और है, एक है एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबियासिस करता है, एक है काला आजार वाला लिशमैनिया, और एक है स्लीपिंग सिकनेस वाला ट्रिपेनोसोमा। तो पहले हम अमीबियासिस से स्टार्ट करते हैं। अमीबियासिस जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये हमारा इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स हैं।
इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारा लीवर है। अब क्या हुआ, हमने गंदा पानी पी लिया, गंदा पानी फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है अमीबियासिस, तो गंदा पानी पी लिया, उसमें हमारे पास था एंटमीबा हिस्टोलिटिका। जब हमने पानी पिया तो जीआईटी में आ गया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका हमारे इंटेस्टिन में आ गया। फिर इंटेस्टाइन से हो सकता है ये पेनिट्रेट करके इंटेस्टाइनल सेल्स में घुस जाए, और अगर आगे पेनिट्रेट कर गया तो ऑर्गन्स में घुस जाएगा, लिवर में या किसी भी और ऑर्गन। तो जो अमीबियासिस है कितना ज्यादा डीप गया उसके हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं माइल्ड अमीबियासिस, इसको कह सकते हैं मॉडरेट, और इसको कहेंगे सीवियर। ये 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा जो नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं हम, माइल्ड का क्या मतलब है, ल्यूमिनल, मतलब इंटेस्टाइनल पैरासाइट जो है वो कहीं पेनिट्रेट नहीं किया है, सिर्फ जीआईटी में घूम रहा है। अभी सेल्स में अगर घुस गया तो इसको बोलेंगे इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, क्योंकि वो इंटेस्टाइनल सेल में आ गया तो इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। और अगर टिश्यूज में घुस गया तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन से टिश्यू में घुसा है, सबसे कॉमनली लिवर होता है तो हेपेटिक अमीबियासिस, ठीक। तो 3 तरह का हो गया, ल्यूमिनल, इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, ठीक। तो ल्यूमिनल अमीबियासिस से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ल्यूमिनल अमीबियासिस है, इसको ठीक करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है डाइलॉक्सेनाइड फ्यूरोएट। डाइलॉक्सेनाइड फ्यूरोएट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ल्यूमिनल अमीबियासिस। अब आपको कई लोग कंफ्यूज करेंगे कि किताब में तो पेरोमोमाइसिन को ड्रग ऑफ चॉइस लिखा हुआ है, पेरोमोमाइसिन इज रिटन एज ड्रग ऑफ चॉइस इन द बुक। आप कोई भी किताब खोल लो, आप हैरिसन खोल लो, सीएमडीटी खोल लो, पेरोमोमाइसिन लिख रहे हैं। इसमें डिफरेंस क्या है कि पेरोमोमाइसिन अमेरिका में ड्रग ऑफ चॉइस है, यूएसए में। इंडिया में पेरोमोमाइसिन नहीं मिलती, इंडिया में ड्रग ऑफ चॉइस है डाइलॉक्सेनाइड फ्यूरोएट। तो अगर कुछ ना पूछे तो इंडिया वालों की बात हो रही है भाई, तो आंसर डाइलॉक्सेनाइड मार्क करना। अगर दोनों ऑप्शन में है तो डाइलॉक्सेनाइड मार्क करना, वैसे दोनों आएंगे नहीं ऑप्शन, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो वो आंसर कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ल्यूमिनल अमीबियासिस जब इंटेस्टाइन में एंटामीबा हिस्टोलिटिका आया तो क्या सिम्टम करेगा, पता कैसे लगेगा ल्यूमिनल अमीबियासिस से, क्या सिम्टम होगा? वेरी गुड, डायरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक इंटेस्टाइनल सेल में थोड़ी गया है, इरिटेट तो किया ही नहीं। ये तो जीआईटी में घूम रहा है, जीआईटी में इतना कुछ घूम रहा है, हजारों लोग घूम रहे हैं, ये भी घूम लेगा। तो ल्यूमिनल अमीबियासिस इज एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं होता। अगर सिम्टम नहीं है तो फिर ठीक क्यों करना है? तो इसलिए करना है कि इस आदमी को सिम्टम नहीं है, बट इसके फीसेस में तो निकल रहा है, ये ट्रांसमिट तो करे जा रहा है लोगों को। तो ल्यूमिनल अमीबियासिस जो है उसमें सिम्टम्स नहीं है, बट ये आदमी ट्रांसमिट कर रहा है। तो अगर किसी आदमी को सिम्टम ना हो और वो डिजीज को ट्रांसमिट कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? यस, कैरियर स्टेट बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कैरियर्स ऑफ अमीबियासिस, द आंसर विल बी डाइलॉक्सिनाइड फ्यूरोएट, ठीक है। तो ये ल्यूमिनल के लिए हो गया। बट अगर वो इंटेस्टाइनल सेल में चला गया, मतलब इंटेस्टाइनल अमीबियासिस हो गया, या फिर लिवर में चला गया, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस हो गया, तो इन दोनों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आर निडाजोल्स। अगर वो पेनिट्रेट कर गया बेसिकली तो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा निडाजोल। निडाजोल मतलब जिसका नाम निडाजोल में खत्म होता है, जैसे मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, सेकनिडाजोल, और निडाजोल, सेट्रानिडाजोल, जिस भी दवाई का नाम निडाजोल में खत्म होता है वो इस ग्रुप की दवाई है, और वो ड्रग ऑफ चॉइस है इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के लिए। निडाजोल्स आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। बट निडाजोल्स में एक दिक्कत है कि निडाजोल्स जो हैं ये करते हैं एक साइड इफेक्ट, इसको बोलते हैं डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन। बेसिकली निडाजोल्स एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो अगर किसी को डायरिया हुआ, उसने मेट्रोनिडाजोल खा लिया और शाम को पार्टी में चला गया, वहां दारू पी ली, तो क्या होगा? अल्कोहल से एल्डिहाइड तो बन जाएगा, बट एल्डिहाइड से एसिड नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन्होंने एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर दिया। एल्डिहाइड अकमुलेट हो जाएगा, तब इसको सिम्टम्स आने लग जाएंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, बीपी चेंजेस, वो सब पुरान में होने जाएगी। उसको कहते हैं डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन। तो जब भी निडाजोल्स किसी को देते हैं तो बोलते हैं कि दारू नहीं पीनी, दारू नहीं पीनी,
क्लियर। और क्वेश्चन आता है कि कौन सा निडाजोल डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन नहीं करता, उसका आंसर है सेट्रानिडाजोल। सेट्रानिडाजोल डू नॉट कॉज डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, नो इंटरेक्शन विद अल्कोहल। तो इसके नाम में लिखा है सेट्रानिडाजोल कह रहा है कि ये दवाई लेने के बाद चाहे 17 पैग पी लो, 17 पैग पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेट्रानिडाजोल। तो मतलब डाइसल्फिराम नहीं करता है। क्लियर। तो ये है। अब क्या हुआ, मेट्रोनिडाजोल के हम यूजेस पढ़ते हैं। मेट्रोनिडाजोल के यूजेस या इस ग्रुप के दवाइयों के यूजेस, इनको हम याद करते हैं मेरे बहुत प्रिय मित्र के साथ। उसका नाम है गुप्ता, डॉक्टर स्पर्श गुप्ता। बेसिकली क्या है, ये बहुत पुरानी बात है। जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तो कई बार हम पार्टी करते थे, तो हम बोलते थे कि चलो आज पार्टी है, गुप्ता जी आ जाओ। बट गुप्ता जी हमेशा हमेशा बहाना बना के बैठते थे। गुप्ता जी कहते थे नहीं यार, आज तो मैंने मेट्रोनिडाजोल खाई है, तो पार्टी करूंगा तो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा कि जब गुप्ता जी इतनी मेट्रोनिडाजोल खाते हैं तो गुप्ता जी को डेडिकेट कर देते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल के जो यूजर्स हैं उसको याद करते हैं हम गुप्ता जी से। गुप्ता जी से जियारडियासिस, जियारडियासिस। जी से गार्डरनेला वेजिनलिस, गार्डरनेला वेजिनलिस। यू से अल्सर, अल्सर मतलब पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर। पी से सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, टी से ट्राइकोमोनियासिस। ए से अमीबियासिस, जो हम अभी पढ़ के हटे हैं, और एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इन कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। जियारडियासिस में मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है। गार्डरनेला वेजिनलिस से कौन सा इंफेक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको? यस, इट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। मेट्रोनिडाजोल वाला जो ग्रुप है वो ड्रग ऑफ चॉइस है बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए, बट एग्जाम में बैक्टीरियल वेजिनोसिस वर्ड नहीं लिखते, वो सिम्टम्स देते हैं। पहले आपको डायग्नोज करना पड़ता है कि ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस को कैसे डायग्नोज करोगे? पहले वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ग्रीन कलर का उसका कैसी भी होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। दूसरा इसमें क्या होगा, क्लू सेल्स दिए होंगे। अगर क्लू सेल्स दिए हैं तो डायग्नोसिस बन गया तुम्हारा बैक्टीरियल वेजिनोसिस। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो वेजाइनल सिक्रीशंस हैं, अगर उनमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो तो आपको फिशी ऑर्डर आने लग जाएंगी, फिश जैसी ऑर्डर आने लग जाएगी। इस टेस्ट को कहते हैं विफ टेस्ट, विफ टेस्ट पॉजिटिव है। तो अगर इनमें से कोई चीज दी है, विफ टेस्ट पॉजिटिव दिया या क्लू सेल्स दिए हैं, तो मतलब गार्डनेला वेजिनलिस कह रहे हैं, तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस निडाजोल्स हो जाएगा। ठीक। अब पेप्टिक अल्सर कौन सा बैक्टीरिया करता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोराई करता है। तो मेट्रोनिडाजोल इज इफेक्टिव अगेंस्ट एच पाइलोराई, सो वन ऑफ द ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर हो गया। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में यूज करते थे, आजकल ये सेकंड या थर्ड लाइन ड्रग हो गया है। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा हो गया सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में? अब यस, अब ड्रग ऑफ चॉइस है फिडेक्सोमिसिन, फिडेक्सोमिसिन अब ड्रग ऑफ चॉइस है। उसका अल्टरनेटिव है ओरल वैंकोमाइसिन। तो उसके बाद सोचते हैं कि मेट्रोनिडाजोल देनी है कि नहीं देनी है। ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस भी एग्जाम में पूछते हैं, कैसे डायग्नोज करोगे? जब हम कोल्पोस्कोपी करते हैं तो ट्राइकोमोनियासिस में कैरेक्टरिस्टिक मिलती है स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। तो अगर स्ट्रॉबेरी सर्विक्स पूछ रहे हैं तो मतलब ट्राइकोमोनियासिस है। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस भी निडाजोल्स है। ठीक है। अमीबियासिस में तो हमने पढ़ ही लिया कि अगर इंटेस्टाइनल है चाहे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल है तो निडाजोल्स हो जाएगा। और एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी, ज्यादातर एनारोब्स में, पर्टिकुलरली जीआईटी वाले एनारोब्स में, पेरिटोनाइटिस में मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है। बट दो एनारोबिक इन्फेक्शन है जहां पे मेट्रोनिडाजोल नहीं देते, एक है लंग एब्सेस, दूसरा है ब्रेन एब्सेस। तो अगर लंग या ब्रेन की एब्सेस है तो उसमें देते हैं क्लिंडामाइसिन। बाकी ज्यादातर एनारोबिक बैक्टीरिया में हम देते हैं मेट्रोनिडाजोल। तो ये हो गए हमारे गुप्ता जी। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया अमीबियासिस, दूसरा पैरासाइट या दूसरा प्रोटोजोआ। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे प्रोटोजोआ पे जिसका नाम है लिशमैनिया डोनोवनी, लिशमैनिया डोनोवनी। लिशमैनिया जो है ये तीन तरह की प्रॉब्लम्स कर सकता है।
एक होती है विस्सीरल लिशमैनियासिस। विस्सीरल लिशमैनियासिस को कहते हैं काला आजार। तो आप कॉमनली पढ़ते हो ना काला आजार, वो है विस्सीरल लिशमैनियासिस। फिर दूसरा ये कर सकता है म्यूकोकुटेनियस लिशमैनियासिस, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्किन की। और तीसरा है डर्मल लिशमैनियासिस। डर्मल लिशमैनियासिस को लिखते हैं पोस्ट काला आजार डर्मल लिशमैनियासिस, PKDL। तो एमसीक्यू क्या याद करने हैं? विस्सिरल लिशमैनियासिस के लिए अब है ड्रग ऑफ चॉइस लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विस्सिरल लिशमैनियासिस। कौन से रूट से देते हैं? आंसर है इंट्रावेनस। कितने दिन देते हैं? आंसर है सिंगल डोज। तो सिंगल डोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर काला आजार। अब इसके अल्टरनेटिव क्या हैं? एम्फोटेरिसिन बी से पहले क्या था ड्रग ऑफ चॉइस? वो था सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट। पहले सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट ड्रग ऑफ चॉइस हुआ करता था। स्टिबो मतलब एंटीमनी का कंपाउंड है ये। इसको देते थे इंट्रामस्कुलर, पर ये देना पड़ता था अराउंड 1 महीना, 28 दिनों के लिए। ठीक है, अब इतने सारे दिन ना देके हम सिर्फ एक इन्फ्यूजन से काम चला लेते हैं। एम्फोटेरिसिन बी इज नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, म्यूकोकुटेनियस के लिए भी लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इज ड्रग ऑफ चॉइस, बट डर्मल लिशमैनियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज मिल्टेफोसिन। डर्मल लिशमैनियासिस के लिए एक दवाई यूज करते हैं मिल्टेफोसिन, और इसकी खास बात यह है कि ये दवाई ओरल देते हैं। काला आजार में ओरल दवाई जो देते हैं वो है मिल्टेफोसिन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मल लिशमैनियासिस। ठीक, तो ये हो गया हमारा लिशमैनिया। देन लास्ट वाला जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमियासिस करता है। वो दो मेजर तरह की है, एक है अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस और दूसरी है साउथ अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस। अफ्रीकन हो सकती है या साउथ अमेरिकन हो सकती है। जो अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस है उसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। जबकि जो साउथ अमेरिकन है उसको बोलते हैं चागास डिजीज। अब इसको याद करना आसान है। जो अफ्रीका वाले हैं वो सोते रहते हैं इसलिए स्लीपिंग सिकनेस, और जो साउथ अमेरिका वाले होते हैं वो होते हैं झकास, तो इसलिए इसको कहते हैं झकास डिजीज। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो दो स्टेजेस की हो सकती है। एक अर्ली, जब तक पैरासाइट ब्रेन में नहीं गया, अभी तक इसको स्लीपिंग एपिसोड नहीं आ रहे। दूसरा होता है लेट, जब ये चला गया है ब्रेन में पैरासाइट और इसमें आदमी को नींद आने लग गई है। तो अर्ली स्लीपिंग सिकनेस में या अर्ली अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस होती है सुरामिन, जबकि लेट स्टेजेस में होती है मिलार्सोप्रोल। मिलार्सोप्रोल जो है वो लेट स्टेजेस में है, अर्ली में है सुरामिन। जबकि साउथ अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है बेंजनिडाजोल, बेंजनिडाजोल। अब इन तीनों को याद करना बहुत आसान है। कैसे याद करोगे कि अर्ली, अर्ली मतलब शुरू शुरू में, तो शुरू शुरू में तो नाम में ही शुरा लिख दिया हमने, शुरू में सुरामिन, शुरू में सुरामिन, शुरू शुरू में सुरामिन दे देंगे। ठीक है, अब मिलार्सोप्रोल कह रहा है कि अगर मेले में गए हैं, अगर मेले में जाएंगे तो वहां तो लेट हो ही जाना है। मेले में जाएंगे तो टाइम से कौन आया है, लेट ही आते हैं, तो लेट में मिलार्सोप्रोल। ठीक है, शुरू शुरू में सुरामिन दे दिया, मेले में जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। और अगर कोई आदमी झकास है, झकास, अगर झकास है तो मर्सिडीज बेंज ही चलाएगा वो, तो बेंजनिडाजोल मर्सिडीज बेंज झकास डिजीज, तो चागास डिजीज में बेंजनिडाजोल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोटोजोआ। ठीक है, हमने मलेरिया कर लिया, अमीबियासिस कर लिया, काला आजार वाला कर लिया और स्लीपिंग सिकनेस वाला कर लिया। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट पैरासाइट जो बच गया वो है वर्म इन्फेस्टेशन और हेलमिंथ्स। हेलमिंथ्स, दो तरह के हेलमिंथ्स हैं हमारे पास, एक है प्लेटी हेलमिंथस, दूसरा है निमेट हेलमिंथस या निमेटोड्स। प्लेटी हेलमिंथस की एग्जांपल है हमारे पास टेप वर्म्स और फ्लूक्स। और निमेट हेलमिंथस तो बहुत सारे हमारे पास, राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, फाइलेरियल वर्म, बहुत सारे।
ठीक, तो ये सबको कहते हैं वर्म्स। क्या बोलते हैं? वर्म्स। तो आपने वर्ड सुना होगा वर्म इन्फेस्टेशन, सुना है ये वर्ड? जबकि हम कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन में क्या फर्क है? वर्म इन्फेस्टेशन क्यों कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन क्यों नहीं कहते? बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं हम। ऐसा क्यों? इन्फेस्टेशन का मतलब है जब तक किसी भी ऑर्गेनिज्म ने पेनिट्रेट नहीं की कोई मेम्ब्रेन, ठीक है? जैसे ये जीआईटी है, अगर वो जीआईटी में घूम रहा है, यहां पे घूम रहा है मजे से, पर सेल्स में नहीं गया, तो उसको कहेंगे इन्फेस्टेशन। बट जैसे ही वो सेल्स में घुसा, हम बोल देंगे इन्फेक्शन। तो बैक्टीरिया तो सेल्स के अंदर जाता है तो इन्फेक्शन हो गया, और मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता है बेसिकली, और ये जीआईटी में घूमता रहता है, मजे करता रहता है, उसको इन्फेस्टेशन कहते हैं। तो वर्म से क्या होगा? इन्फेस्टेशन होगा या इन्फेक्शन होगा? वेरी गुड, दोनों हो सकते हैं। जब तक पेनिट्रेट नहीं किया तो इन्फेस्टेशन, जब भी पेनिट्रेट कर दिया इन्फेक्शन हो गया, ठीक है? तो अब इनकी ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। जितने भी प्लेटीहेलमिंथस हैं, चाहे वो टेपवर्म है, चाहे वो फ्लूक हैं, उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है पी फॉर प्लेटीहेलमिंथस, पी फॉर प्राज़िक्वांटल। प्लेटीहेलमिंथस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज प्राज़िक्वांटल। प्लेटीहेलमिंथस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज प्राज़िक्वांटल, बट एक्सेप्शंस। दोनों में एक एक एक्सेप्शन याद करनी है आपको। टेपवर्म में सब में ड्रग ऑफ चॉइस प्राज़िक्वांटल है एक्सेप्ट डॉग टेपवर्म। डॉग टेपवर्म, डॉग टेपवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? यस, इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है अल्बेंडाजोल। बाकी सारे टेपवर्म्स के लिए प्राज़िक्वांटल। सिमिलरली सारे फ्लूक्स के लिए प्राज़िक्वांटल ड्रग ऑफ चॉइस है, बट यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम क्या है? यस, लीवर फ्लूक इज फिशियोला हेपेटिका। तो लीवर फ्लूक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रिक्लाबेंडाजोल। ट्रिक्लाबेंडाजोल। तो इन दो को छोड़ के बाकी सारे प्लेटीहेलमिंथस के लिए प्राज़िक्वांटल इज ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक। अब हम आते हैं निमेटोड्स पे। निमेटोड तो बहुत सारे पढ़े हमने, राउंडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म वगैरह। तो निमेटोड्स में सबके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है अल्बेंडाजोल। Albendazole is a drug of choice for all the nematodes and important including their larvas। जो हम पढ़ते हैं ना पैरासिटोलॉजी में, कुटेनियस लार्वा माइग्रेन्स, विसेरल लार्वा माइग्रेन्स, सब में अल्बेंडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस। बट यहां पे भी एक्सेप्शंस होंगी। एक्सेप्ट है फाइलेरियल वर्म। फाइलेरिया कौन करता है? फाइलेरिया वुचरेरिया वेनक्रॉफ्टी करता है। तो फाइलेरियल वर्म के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है डाई इथाइल कार्बामेजिन। डाई इथाइल कार्बामेजिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फाइलेरियल वर्म। इसको शॉर्ट में लिखते हैं DEC, डाई इथाइल कार्बामेजिन। तो इसको याद कर लो कि जो फाइलेरिया है वो हम दिसंबर में ठीक करते हैं। DEC दिसंबर में फाइलेरिया को ठीक करते हैं, ठीक है? क्योंकि दिसंबर ईयर एंड होता है तो सारी फाइलें ठीक करनी पड़ती है ना, तो फाइल को ठीक करते हैं दिसंबर। फाइलेरिया DEC। अब दूसरा है ऑर्गेनिज्म स्ट्रोंगिलॉइड्स टर्कोरेलिस। स्ट्रोंगिलॉइड्स टर्कोरेलिस, और एक है ओंकोसर्का वोल्वोलस। स्ट्रोंगिलॉइड्स एंड ओंकोसर्का, इन दोनों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन। सो बाकी सारे वर्म्स के लिए, निमेटोड्स के लिए अल्बेंडाजोल है, फाइलेरिया को छोड़ के, और स्ट्रोंगिलॉइड्स और ओंकोसर्का को छोड़ के। अब बाकी सारों जब हम कहते हैं तो इसका मतलब इनके लार्वा से भी है। और इवन एक और लार्वा है जो कि टेपवर्म्स का लार्वा है, उसका नाम है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। सिस्टिसर्कस लार्वा है, अगर न्यूरॉन्स में चला जाए, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस अल्बेंडाजोल है। अब क्योंकि न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस तो प्लेटीहेलमिंथस कर रहे हैं, तो इसमें तो प्राज़िक्वांटल भी दे सकते हैं। तो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस में प्राज़िक्वांटल भी इफेक्टिव है, अल्बेंडाजोल भी इफेक्टिव है, बट ड्रग ऑफ चॉइस अल्बेंडाजोल है। अब न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस में जब हम अल्बेंडाजोल दें, चाहे हम प्राज़िक्वांटल दें, तो एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम ये दवाइयां देते हैं, ये सिस्टिसर्कस लार्वा को मारती, और जैसे ही लार्वा मर रहा होता है वो कहता है ठीक है मैं तो मर जाऊंगा बट मैं बदला लेके जाऊंगा।
तो वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिससे ब्रेन की इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो जब भी ये 2 दवाइयां देती हैं तो इनको अंडर द कवर ऑफ स्टेरॉइड्स देना है, स्टेरॉइड्स देना है साथ में, ताकि ब्रेन की इन्फ्लेमेशन ना बढ़े, अंडर द कवर ऑफ स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है। अब लास्टली जो आइवरमेक्टिन है वो रिसेंटली एक और बीमारी में अप्रूव हुआ है, कौन सी? स्केबीज। स्केबीज में भी आइवरमेक्टिन यूज कर सकते हैं, और खास बात यह है कि स्केबीज की ट्रीटमेंट में आइवरमेक्टिन अकेली दवाई है जिसको ओरल दे सकते हैं। बाकी दवाइयां स्केबीज की ट्रीटमेंट में कौन से रूट से देते हैं? टॉपिकल देते हैं, बाकी सब तो लगाते हैं ना पूरी स्किन पे। रिमेंबर स्किन की बीमारी है स्केबीज, तो बाकी सारी दवाइयां स्किन पे लगाते हैं। आइवरमेक्टिन अकेली है जो गोली खा सकते हैं, ओरल देते हैं। और अगर आपसे पूछें व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्केबीज, स्केबीज की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? यस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्केबीज इज परमिथ्रिन। स्केबीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस परमिथ्रिन है। परमिथ्रिन कौन से रूट से देते हैं? परमिथ्रिन को टॉपिकल लगाते हैं, हेड एंड नेक छोड़ के बाकी पूरी बॉडी पे लगाते हैं। अगर आपसे पूछें ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्केबीज इन प्रेगनेंसी, फिर भी परमिथ्रिन रहेगा। रिमेंबर लोकल तो लगानी है, क्या दिक्कत है? बच्चों में पूछें, प्रेगनेंसी में पूछें, हर एक में परमिथ्रिन ही आंसर आएगा। आइवरमेक्टिन सिर्फ तभी करना है जब ओरल पूछते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले मलेरियल पैरासाइट से स्टार्ट किया। हमने बताया कि 4 स्टेजेस होती हैं, एरिथ्रोसिटिक, एक्सोरिथ्रोसिटिक, प्री एरिथ्रोसिटिक और गैमेटोसिटिक। एरिथ्रोसिटिक मलेरिया के सिम्टम्स करती है, इसको मारने वाली दवाइयां ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। प्री एरिथ्रोसिटिक कॉज है, इसको मारने वाली दवाई कॉजल प्रोफाइलैक्टिक होगी। एक्सोरिथ्रोसिटिक रिलैप्स करती है, इसको मारने वाली दवाई हम रेडिकल क्योर के लिए देंगे। और गैमेटोसिटिक ट्रांसमिशन करती हैं, इसको मारने वाली दवाई ट्रांसमिशन रोकने के काम आ जाएगी। तो एक ही दवाई प्राइमाक्विन 3 स्टेजेस में काम आती है, प्री एरिथ्रोसिटिक, एक्सोरिथ्रोसिटिक और गैमेटोसिटिक, ठीक है। फिर एरिथ्रोसिटिक में मेन दवाइयां हमारे पास हैं क्लोरोक्विन, क्विनीन और आर्टेमिसनेस। तो वाइवेक्स के लिए क्लोरोक्विन ड्रग ऑफ चॉइस है, और फेल्सिपेरम अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो एसीटी ड्रग ऑफ चॉइस है, और अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो आर्टिसोनेट आईवी ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। मलेरिया में ये खास बातें थी। इसके बाद हमने पढ़ा अमीबियासिस। अमीबियासिस जो है ये लुमिनल हो सकता है जिसमें डाइलॉक्सिनाइड ड्रग ऑफ चॉइस है, और ये इंटेस्टाइनल या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल हो सकता है जिसमें निडाजोल्स ड्रग ऑफ चॉइस है। और निडाजोल्स का मेजर साइड इफेक्ट है अल्कोहल के साथ रिएक्शन, डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन। फिर हमने लिशमैनिया काला आजार में पढ़ा लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी ड्रग ऑफ चॉइस है। ट्रिपेनोसोमा में पढ़ा कि अगर अर्ली स्लीपिंग सिकनेस है तो सुरामिन, और लेट स्टेजेस में मिलार्सोप्रोल है। और लास्टली हेलमिंथ्स में हमने पढ़ा कि जो प्लेटी हेलमिंथस है उसमें प्राजिक्वेंटल है, और निमेट हेलमिंथस में ड्रग ऑफ चॉइस अल्बेंडाजोल है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में भी अल्बेंडाजोल है, 1-2 एक्सेप्शन है वो हमने पढ़ ली है, ठीक। तो ये सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब हम जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। A lady has taken medication of amoebiasis infection. In a party she drank alcohol. तो उसके बाद nausea, vomiting, dizziness हो गया. Which anti-amoebic drug could lead to interaction with alcohol? बहुत ज्यादा आसान नहीं दे दिया ये, metronidazole. A female patient presented with greenish vaginal discharge. Vaginal discharge. Clue cells हैं, clue cells. विफ टेस्ट भी दे दिया पॉजिटिव है, तो मतलब क्या हो गया? बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो गया, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है, क्या है ड्रग ऑफ चॉइस? मेट्रोनिडाजोल। और 30-year-old मैन ट्रेवल टू असम, ध्यान रखना असम। आफ्टर कमिंग बैक ही डेवलप्ड फीवर, चिल्स एंड राइगर्स एंड अल्टर्ड सेंसोरियम। किसके फीचर हैं? मलेरिया के। कौन से मलेरिया के? ये देखो अल्टर्ड सेंसोरियम है, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के। पेरिफेरल स्मीयर डेमोन्स्ट्रेटेड प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, कॉम्प्लिकेटेड हो गया कंफर्म। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट क्या थी? IV artesunate. So answer is IV artesunate. Okay. A 25-year-old male has frequent visit to rural areas and need to eat outside food. During one such visit, he developed loose stools. अगर आपको बाहर खाना खाना पड़े और आपको दस्त लग जाए तो मतलब क्या होगा? इन्फेक्शन हो गया कोई। 2 कॉमनली इन्फेक्शन हो सकते हैं, या तो अमीबियासिस हो सकता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ये 2 हो सकते हैं। फीवर है तो बैक्टीरियल, फीवर नहीं है तो अमीबिक। फीवर तो मेंशन नहीं किया तो हम अमीबिक मान के चलेंगे। व्हाट इज द ड्रग? ड्रग कौन सी देंगे अमीबिक के लिए? मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल दे देंगे। अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज एंड प्रूराइटिस, कॉल्पोस्कोपी में स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, क्या डायग्नोसिस बन गया?
ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस फिर से मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइकोमोनियासिस। मेट्रोनिडाजोल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एनारोबिक इन्फेक्शन एज वेल एज बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ये हमें पता है भाई। पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड टेकिंग विच आफ्टर मेट्रोनिडाजोल टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट। ये तो हमने कई बार पढ़ लिया कि भैया अल्कोहल नहीं पीना है, अल्कोहल नहीं पीना है मेट्रोनिडाजोल के साथ, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो जाएगा। द ड्रग किट शोन इन द डायग्राम इज यूज्ड फॉर। क्या है भाई किट, देख लेते हैं। इसमें आर्टिसोनेट है, सल्फाडॉक्सिन है, पायरिमिथामिन है। तो अब मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। ये व्हाइट वाली 3 टैबलेट जो दिखाई हैं ये सल्फाडॉक्सिन पायरिमिथामिन की टैबलेट हैं, जिसमें सल्फाडॉक्सिन 500 mg है एक गोली में और पायरिमिथामिन 25 mg है एक गोली में। तो आदमी को जो तीनों गोलियां एक साथ पहले दिन खानी है, मतलब 1500 सल्फाडॉक्सिन और 75 पायरिमिथामिन। और फिर ये 100 mg की आर्टिसोनेट की गोलियां हैं, तो रोज उसको 200 mg खाना है। तो पहले दिन ये 200 mg खाएगा, दूसरे दिन ये 200 mg खाएगा, तीसरे दिन ये 200 mg खाएगा। किसके लिए खाएगा? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया के लिए। तो ऑप्शन में मलेरिया है तो मलेरिया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिस्क ऑफ कॉजिंग हेमोलिसिस? किस पेशेंट में? G6PD डेफिशिएंसी में। कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना। आंसर प्राइमाक्विन है। तो प्राइमाक्विन कॉज हेमोलिसिस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मेरा टेक होम मैसेज क्या है कि डिफिकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। कभी जिंदगी में जब मुश्किल वक्त आता है तो मुश्किल वक्त के बाद ही सूरज ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो जब भी मुश्किल वक्त आए मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, फाइट करते रहो, आप सक्सेसफुल जरूर इमर्ज होगे। थैंक यू वेरी मच।